नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं +1 ज्योग्राफी में वायुमंडल, जलवायु, वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना कि क्या है उसका संगठन और किस प्रकार उसकी संरचना है हमारी पृथ्वी के ऊपर। वायुमंडल हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक लिफाफे के रूप में है जो अब उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा उससे सटा हुआ है, यानी कि उसके नज़दीक रहता है। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो वायुमंडल ब्रह्मांड में फैल जाता। यही वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक लिफाफे के रूप में काम कर रहा है और अनेकों प्रकार की जितनी भी हमारी प्रक्रियाएँ हैं वो वायुमंडल में घटित होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि मानव भोजन के बगैर कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन वह वायु के बगैर जीवित रहना मुश्किल है। तो ये कहता है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी के चारों ओर जो एक विस्तृत फैलाव है वायु का, उसे हम वायुमंडल कहेंगे। वायु का यह आवरण एक लिफाफे के रूप में है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका एक अभिन्न अंग बना हुआ है। आगे ये कहता है कि मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट जीवित रहना असंभव होता है। इस कारण वायुमंडल हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है। आगे ये कहता है कि वायु जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, इसका न ही कोई स्वाद है, न ही कोई इसका रंग है, न ही इसका क्या है, इसकी गंध है। ये वायु एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है, जो हम तब तक इसको महसूस नहीं कर सकते जब तक यह एक हवा के रूप में नहीं चलती है, यानी कि गति नहीं करती है और हम इसको महसूस नहीं कर सकते। वायुमंडल का 99% जो भाग है वो सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है पृथ्वी के चारों ओर। कि जो वायुमंडल का 99% भाग है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। बाकी आगे 1% है वो, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ पर क्या है कि सिर्फ 1% जलवायु हमारे लिए रह जाती है। यही वायुमंडल अनेकों प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। गैसें हैं, जलवाष्प हैं और धूलकण से ये एक हमारे क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। आगे वायुमंडल का संगठन कि पहले है गैसें। कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे क्या होती है, अधिक होती है। यह समूचे वायुमंडल का आयतन का 78.08% भाग है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है जो वायुमंडल के 20.94% पर भाग में फैली हुई है। इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करती हैं, लगभग 99% वायुमंडल का आयतन है वो ग्रहण कर लेती हैं। बाकी 1% हमारे लिए अनेकों प्रकार की गैसें आज मौजूद हैं। उनमें क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन, हीलियम, ओजोन है, हाइड्रोजन है, मीथेन, क्रिप्टॉन और जेनेन है। पहली है नाइट्रोजन कि इस गैस का सबसे जो वायु में सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है नाइट्रोजन का, लगभग इसमें ये कहता है कि 78% हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश का परावर्तन का हमें आभास होता है। कि नाइट्रोजन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। लगभग वायुमंडल का ये 78% भाग पर पाई जाती है। यही गैस हमारे लिए, इसका न ही कोई रंग है, न ही गंध है, न ही कोई स्वाद है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है हमारे लिए। क्यों होती है? क्योंकि यही पवनों की शक्ति को, प्रकाश के परावर्तन का हमें आभास करवाती हैं। वायुदाब का यही कारण बनती हैं। सरलता से अन्य पदार्थों के साथ ये रासायनिक संयोग भी बनाती हैं। मृदा में ये शिथिल भी रह जाती हैं। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वस्तुओं को तेज़ी से जलने से ये बचाती है। कि अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो हम अगर एक भी माचिस की अगर एक तिल्ली जलाते हैं तो आग है वो चारों तरफ फैल सकती है, लेकिन नाइट्रोजन के कारण क्या है, ये आग है वो फैलने से रोकती है। उसी प्रकार ऑक्सीजन है, ये लगभग नाइट्रोजन जो लगभग है वो 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है पृथ्वी में। लगभग यानी कि 128 किलोमीटर तक हमें नाइट्रोजन है वो मौजूद रहती है पृथ्वी के ऊपर। वहीं हम आगे देख सकते हैं ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी मानी जाती है हमारे लिए, कि इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते।
हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हम जीवन यापन करते हैं, जीवित रहते हैं। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ये क्या करती है, जलने का काम करती हैं। अगर हमारे यहाँ वायुमंडल में चारों तरफ पृथ्वी के ऑक्सीजन नहीं होती तो हम नहीं ही जीवित रह सकते थे, दूसरा नहीं ही हम आग को जला सकते थे। ये आग को जलाने में हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं, ये औद्योगिक सभ्यता का आधार भी हैं। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर तक इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सबसे भारी गैस है और इस कारण सबसे निचली परत में मिलती है, यानी कि ये सौरमंडल में पाई जाती है। हमारे यहाँ ये लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 10 किलोमीटर ऊंचाई तक है वो पाई जाती है। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ हमारा जो सौरमंडल का जो भाग है पृथ्वी के ऊपर पहला, यही इसी भाग में क्या है, ये मौजूद रहती है। वायुमंडल का केवल 0.03% ही है, क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए सबसे आवश्यक है। ये गैस सूर्य से आने वाले विकिरण को पारगम्य और पृथ्वी से परावर्तित हो जाने वाले विकिरण को क्या है, अपारगम्य होती है। अतः ये कांच के घर का काम करती है, यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव करती है। यही गैस है वो हमारी पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश को वापस जाने से रोकती है। दूसरा ये करते हैं कि वायुमंडल की निचली परत को ये गर्म भी रखती हैं, इसी कारण वायुमंडल की जो हमारा सौरमंडल है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तीव्र गति से बढ़ रही है, जो जैव ईंधन जैसे कि कोयला, खनिज तेल आदि का प्रयोग है वो परिणाम है। और ये वायुमंडल का जो तापमान है वो तीव्र गति से आज बढ़ रहा है। अगली है हाइड्रोजन। यह गैस हल्की गैस है जो सभी गैसों की लगभग हमारे यहाँ पृथ्वी के चारों तरफ 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वो पाई जाती है। आगे ये कहता है ओजोन, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस भी मानी जाती है, जो हमारे यहाँ समताप मंडल में पाई जाती है। यानी कि इस वायुमंडल को हमने कई भागों में बांट रखा है, वो भी क्या है, परतों के अनुसार बंटा हुआ है कि एक परत सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इस प्रकार क्या है, चारों तरफ हमने पृथ्वी के वायुमंडल को बांट रखा है। यही वायुमंडल समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि समताप लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये क्या करती हैं, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को फैलने से ये रोक रही है। लेकिन आज क्या है, तेज़ गति से औद्योगिकरण के कारण, अनेकों प्रकार के परिवहन के साधनों के कारण जो धुआं उठ रहा है, इससे क्या हो रही है, हमारी ओजोन गैस है वो उसमें छिद्र पड़ रहा है, यानी कि ओजोन गैस ख़त्म होती जा रही है, जिस कारण हमारा तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है और अनेक रोग है वो उत्पन्न हो रहे हैं। अगला कहता है कि इस वायुमंडल में गैसों के साथ साथ जलवाष्प भी पाया जाता है, जो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण होती हैं। कि जलवाष्प के दौरान ही क्या है, हमारे यहाँ वर्षा होती है और हमें नमी महसूस होती है, आर्द्रता महसूस होती है, जिस कारण हम अनेकों प्रकार की जीवन क्रियाएँ वो चलाने का काम भी करते हैं। उस प्रकार ये कहता है कि अब तक हम केवल शुष्क वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा और उसके महत्व का ही वर्णन कर रहे थे। आगे ये कहता है, हम जलवाष्प के बारे में पढ़ते हैं कि जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा है वो 2% है, कि 2% अति आर्द्र जलवायु की स्थिति में आयतन के हिसाब से ये 4% से लगभग अधिक जलवाष्प वो नहीं होता, परंतु अति शुष्क वायु में थोड़ा बहुत जलवाष्प अवश्य होता है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा है वो कम होती जाती है। वास्तव में 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। हमारे यहाँ 99% जलवाष्प है वो सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही विस्तृत है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य तप की किरणों को क्या करते हैं, रोकते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं और उनको परावर्तित करती हैं, जिसके कारण हमें इन्हीं जलवाष्पों के कारण हमें आकाश का रंग, अनेकों प्रकार के जो रंगों का आभास होता है। यही जलवाष्प जब सूर्य के प्रकाश के कारण नदियों में या झीलों में या फिर सूर्य के तापमान के कारण समुद्रों के ऊपर जो हवाएं चल रही है, उन हवाओं के द्वारा जलवाष्प क्या है, ऊपर उठते हैं और ऊपर उठकर ये जब समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जब तक ये इनका संघनन नहीं होता, आपस में इकट्ठे नहीं होते, एक बादल का रूप धारण नहीं करते, तब तक ये क्या होते हैं, ये बनते जाते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं, और यही जलवाष्प एक बादल के रूप में वर्षा का कारण बनते हैं हमारे यहाँ। तो जलवाष्प हमारे लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जलवाष्प के संघनन से क्या होती है, वृष्टि, वर्षा होती है।
धूल के कण, वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं कि हम कई बार बंद कमरे में देखते हैं कि रोशनदान के दौरान जब सूर्य की किरणें उस कमरे में प्रवेश करती है तो हमें उस सूर्य के प्रकाश में चारों तरफ घूमते हुए धूलकण दिखाई देते हैं। वही हमारे धूलकण हैं जो जिनका हम आभास कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। यही धूलकण हमारे लिए वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वायुमंडल की संरचना में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही धूलकण आज क्या है कि समुद्री नमक के द्वारा हैं, सूक्ष्म मिट्टी भी होती है, धुएँ की कालिक हैं या फिर राख हैं या उल्कापात यानी कि जो उल्काएँ हमारे ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी के नज़दीक आती हैं और वायुमंडल में घर्षण के द्वारा ये ख़त्म हो जाती है, रगड़क के द्वारा, ये घर्षण के द्वारा ये ही ऊपर ही टूट जाती है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन उल्काएँ टूट रही हैं यानी कि चट्टानें, बड़े चट्टानों के जो पत्थर है वो टूट रहे हैं, वही टूटकर चारों तरफ क्या कर देती हैं, एक धूलकण का कारण भी बन जाते हैं। यही धूलकण निचले परतों में रहते हैं। ये धूलकण हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रताग्राही कण भी माने जाते हैं और ये जलवाष्प का संघनन भी करते हैं। यही धूलकण अपने चारों ओर जलवाष्प को इकट्ठा करने का भी काम करते हैं। उसी प्रकार आगे ये कहता है कि यही धूलकण सूर्य के कण को परावर्तित करने में भी कार्य करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो आकाश लाल और नीला दिखाई देता है, यही इन्हीं धूलकणों के कारण ही दिखाई देता है। शाम को जब हम देखते हैं कि सूर्यास्त हो जाता है, मान लेते हैं कि सूर्यास्त से जो सूर्यास्त है वो लगभग 6:30 या 7 बजे तक हो चुका है, लेकिन बाद में भी हमें 8 बजे तक यानी कि कम से कम घंटा या 1.5 घंटा तक हमें क्या दिखाई देता है, हमें चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश के अंदर हम सारी वस्तुएं वो आसानी से देख सकते हैं। वो प्रकाश किसके द्वारा होता है, वही धूलकणों के द्वारा परावर्तित हो रहा है। सूर्य अस्त होने के दौरान भी हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यही दिखाई देना क्या है, धूलकण के कारण ही हो रहा है। ये धूलकण हमारे लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण भी होते हैं, जैसे कि गोधूलि बेला भी इसे कहा जाता है। यही इसमें भी धुंध और कोहरा भी बनते हैं। आकाश नीला रंग धूलकणों के कारण ही हमें दिखाई देता है। आगे है वायुमंडल की संरचना कि वायुमंडल की संरचना जो हमने पृथ्वी की जो चारों तरफ जो वायु है उसको हमने कई भागों में बांट रखा है। चारों तरफ हमने पृथ्वी को बांट रखा है। उस प्रकार पहला सौमंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है। इस प्रकार ये वायुमंडल की संरचना करते हैं और यही वायुमंडल की संरचना में अनेकों प्रकार की क्रियाएं भी शामिल होती हैं। पृथ्वी के तल से लेकर अधिकतम उच्चतम सीमा तक वायुमंडल है वो सेकेंडरी परतों के रूप में फैला हुआ, एक परतों के रूप में फैला हुआ है, जो अपने गंतव्य, तापमान और गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे से क्या होता है, अलग हो रहा है। इसी को हम वायुमंडल को क्या कहते हैं, जलवायु के आधार पर हम उसको कई भागों में हमने बांट भी रखा है कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल 2 भागों में विस्तृत परतों में होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर में बटा हुआ है, या फिर कह सकते हैं इसको कि सममंडल या फिर होमोस्फीयर में बटा हुआ है। पहला है सौमंडल कि पहला सौमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि सौमंडल क्या है। सौमंडल परत, जिस परत के ऊपर हम रहते हैं, जिस धरातल के ऊपर हम रह रहे हैं, इसके लगभग ऊंचाई है वो ध्रुवों पर 16 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल की जो निचली परत है यही सौमंडल कहलाती है। इसकी भूमध्य रेखा पर जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर है वो 10 किलोमीटर है। यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, जहाँ पर तापमान -80 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता जाता है, घटता जाता है। उसी प्रकार ध्रुवों पर अगर हम जाएंगे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर हम जाएंगे तो वहाँ पर इसमें तापमान में भी कमी आएगी और इसकी जो ऊंचाई है उसमें भी कमी आती है। ये 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। तापमान -45 डिग्री तक है वो मौजूद रहता है। आगे ये कहता है कि भूमध्य रेखा पर सौमंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहाँ पर चलने वाली जो सेवनीय धाराएँ हैं वो उष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर वायुमंडल सौमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे सेवनीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या है कि 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। आगे ये कहता है कि इसी तापमान की
सामान्य ह्रास दर कहा जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान कम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट कहेंगे, सामान्य ताप ह्रास दर कहेंगे। आगे ये कहता है कि मानव के लिए यानी कि हमारे लिए यही सौरमंडल सबसे क्या है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी सौरमंडल के अंदर ही हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। जितनी भी हमारे जो मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, अन्योन्य क्रियाएं हैं, अनेकों प्रकार के जो कार्य हैं, बहुमंजिला जो इमारतें वगैरह हैं, बादल हैं, वो सारे क्या पाए जाते हैं, सिर्फ सौरमंडल में ही पाए जाते हैं। हमारा जो माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत है वो भी सौरमंडल की ऊंचाई तक ही मौजूद हैं। हमारे यहाँ वृष्टि हो रही है, वायु है, आंधी है, तूफान है, ये जितनी भी हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है वो ज़्यादातर किस में होती हैं, सौरमंडल में घटित होती हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। अगली है सौभ सीमा कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं, सौभ सीमा कहते हैं। यह बहुत ही पतली और अस्थायी परत है। इसकी मोटाई केवल क्या है, 15 किलोमीटर तक ही मौजूद है। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना है वो बंद हो जाता है। यानी कि इसी परत को हम क्या कहते हैं, बीच में जो समताप मंडल और सौरमंडल की जो बीच की सीमा रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, सौभ सीमा कहेंगे। इस सौभ सीमा के ऊपर जाने पर क्या है, तापमान में कमी आती जाती है, एक प्रकार से रुक जाता है। सौरमंडल की हवाएं और सेवनीय धाराएं भी चलना है वो बंद हो जाती हैं। इस सीमा तक वायु का तापमान भूमध्य रेखा पर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस तक होता रहता है। आगे है हमारा समताप मंडल। ये हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन गैस क्या करती है, हमारी जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है, रोकती है। उनके रोकने के दौरान क्या है, ये उस गैस, उस पराबैंगनी किरणें हैं उनको हमारे धरातल तक पहुंचने तक ये रोक लेती है और अवशोषित कर लेती है, या फिर उनको परावर्तित वापस भी भेज देती है, परिवर्तित कर देती है, जिस कारण हमारे यहाँ भयानक रोग वगैरह है या फिर जो हमारी धरातल का जो तापमान है वो क्या है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसी समताप मंडल में इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी यह परत भूमध्य रेखा पर लुप्त भी हो जाती है। आगे कहता है कि इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तथा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। यानी कि इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है। ऊंचाई में जाने के साथ तापमान में क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर सौरमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते गए थे तो -80 डिग्री तापमान हो गया था, लेकिन 50 किलोमीटर तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। यानी कि तापमान में कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हो रही है, तापमान सिर्फ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण माइनस से हम प्लस की ओर जा रहे हैं। आगे ये कहता है कि इस परत में सूर्य की पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करती हैं। समताप मंडल की जो बाह्य सीमा को हम क्या कहते हैं, समताप सीमा कहते हैं। इसमें ओजोन की मात्रा अधिकतम होती है। कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल भी इसी में दिखाई देते हैं। और उल्काएं, हमारे जो बड़े वायुयान हैं, लड़ाकू वायुयान हैं, ये ज़्यादातर समताप मंडल में ही चलने का काम करते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फेयर की समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल है। यानी कि इस समताप सीमा के ऊपर की जो हमारी अगली परत है उसको हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। जहाँ पर हमारी उल्काएं वगैरह जो पृथ्वी के निकट तक पहुँचती हैं वो जलनी शुरू हो जाती है। यानी कि वायु के घर्षण के कारण ये जलनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये धरातल तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ये क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल में क्या है कि इसकी ऊंचाई 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी कि लगभग 80 या फिर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वो पाया जाता है। इस परत की ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरने लगता है। जैसे जैसे हम इससे बढ़ते जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। यहाँ तक पहुँचने पर क्या है कि लगभग 80 किलोमीटर ऊपर तक पहुँचने पर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर लगभग 80 किलोमीटर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि -100 डिग्री तापमान है वो पहुंच जाएगा।
मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? मध्य मंडल सीमा कहते हैं, यानी कि इसकी जो ऊपरी सीमा है उसको हम क्या कहेंगे? मध्य मंडल सीमा कहेंगे। आगे ये कहता है कि वायुमंडल मध्य मंडल में उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में एक तंतुनुमा मेघ जैसी दिखाई देते हैं, बादल भी दिखाई देते हैं जो उल्का धूलकणों से परावर्तित सूर्य किरणें होती हैं। विषम मंडल हेट्रोस्फीयर, अगला कि विषम मंडल सममंडल और मध्य मंडल पर विस्तृत है। विषम मंडल का रासायनिक संगठन है वो ये असमान है हमारे लिए। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की परतदार संरचनाएं यानी कि एक परत, दो परत इस प्रकार परतें हैं वो पाई जाती हैं गैसों की। यह परतदार उष्ण मंडल हैं जो अंतरिक्ष के आधार पर ये लगभग 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक की पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला है आयन मंडल कि मध्य मंडल सीमा के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? आयन मंडल पाया जाता है। ये भी हमारे लिए पृथ्वी पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आयन मंडल में उपस्थित जो गैस के कण हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशयुक्त कणों को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। इस परत का नाम है वो आयन मंडल रखा गया है। आयनीकृत कणों का सर्वाधिक सकेंद्रण है वो लगभग 250 किलोमीटर तक है वो पाया जाता है आयन मंडल में। उस प्रकार आयनीकृत धूलकण है वो अंतर्विराम पर एक चादर के समान प्रकाश फैलाते हैं, जिसे उत्तरी गोलार्ध में क्या है? अरोरा बोरियलिस कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। जो हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो एक प्रकाश का एक अलग सा प्रकाश दिखाई देता है जिसे अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। यही सिर्फ आयन मंडल के अनेकों प्रकार के जो इसके अंदर धूलकण हैं, जो गैसें मौजूद हैं, उन्हीं के कारण हमें ये प्रकाश का रंग है वो दिखाई दे रहा है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजता है। कि आयन मंडल क्या करता है? आयन मंडल के कारण ही हमारे यहाँ जो टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल वगैरह वो चलने का काम करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी जो रेडियो तरंगे हैं इनका जो प्रसारण हो रहा है वो आयन मंडल के कारण ही होता है। कि आयन मंडल से यही प्रसारण क्या है? आयन मंडल तक पहुंचता है और आयन मंडल से ये वापस परावर्तित करता है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी कि जहां पर हम रह रहे हैं धरातल के ऊपर, उस धरातल तक ये वापस पहुंचाने का काम करता है। इसी कारण इसे आयनीकृत मंडल कहा जाता है। अगला है हमारा बाह्य मंडल, जो हमारा सबसे ऊपरी भाग है। बाह्य मंडल कहते हैं आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं, जहाँ पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें इस तापमान को हम महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर गैसें नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर गैसों की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। कम होने के कारण इस वायुमंडल को हम महसूस नहीं कर सकते। इस कारण हमें ये तापमान भी यहाँ पर महसूस नहीं होता, क्योंकि अगर हमें तापमान महसूस हो रहा है, तापमान को अगर हम अवशोषित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वायुमंडल के ही कारण कर रहे हैं। इस कारण इसे बाह्य मंडल कहा जाता है। इस परत में वायु बहुत ही विरल यानी कि बहुत कम होती है। धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्या है, ऊपर जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये बाह्य मंडल क्या होता जाएगा? अंतरिक्ष में विलीन यानी कि खत्म होता जाएगा। तो हमने किया है कि वायुमंडल का संगठन और संरचना की संगठन में इसमें गैसें हैं, जलवाष्प हैं और धूलकण हैं। उसी प्रकार यही संगठन क्या करता है? मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करता है। यही वायुमंडल हमने पृथ्वी के धरातल से अनेकों भागों में, परतों में बांट रखा है और इस प्रकार इन्हीं परतों में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है और हम अपना जीवन गुजारा करते हैं, यानी कि जीवन यापन करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।